मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं मोहन साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पूर्व मध्यकालीन भारत की सामाजिक स्थिति को देखेंगे, सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे, जो कि सेमेस्टर 3 के 5th पेपर के अंतर्गत भारत का इतिहास 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का के अंतर्गत आता है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत की सामाजिक स्थिति के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और उस स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूर्व मध्यकालीन भारत की स्थिति क्या थी। समक्ष पूरे भारत की स्थिति इस समय किस प्रकार की थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 650 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ भारतीय इतिहास एक नए काल में, एक नए युग में प्रवेश करता है, जिसे इतिहासकारों ने राजपूत काल के नाम से संबोधित किया है। यह काल 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चला। चूँकि इस अवधि में भारत में जितने शासक हुए, जितने राजवंश हुए, उनका संबंध राजपूत से था। इस कारण इस अवधि को या इस कालखंड को राजपूत काल के नाम से जाना गया। क्योंकि इस काल में प्राचीन व्यवस्थाओं की भी कुछ विशेषताएं थीं और इसमें मध्यकालीन विशेषताएं स्थापित हो रही थीं। इस कारण विद्वानों ने इसे पूर्व मध्यकालीन के नाम से भी संबोधित किया है। यह काल एक संक्रमण का युग था, जिसमें नई संस्कृति भारतीय परिवेश में प्रवेश कर रही थी। नई सभ्यता भारतीय सभ्यता के साथ मिल रही थी, जिसके कारण यह जो कालखंड था ये उथल-पुथल वाला था, जिसका प्रभाव तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं धार्मिक स्थिति पर पड़ा। इस काल की कुछ विशेषताएं थीं, जिसे मैंने यहाँ पर उल्लेखित करने का प्रयास किया है। जैसे कि सबसे प्रथम हम लोग देखते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण। जैसे कि हम लोग जानते हैं, 650 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही भारत में सार्वभौमिक राजनीतिक शक्ति का अंत हो गया और उसके स्थान पर क्षेत्रीय राजवंशों की उत्पत्ति हुई, जो आपसी प्रतिद्वंदिता रखते थे और अपने शक्ति को सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। ये समस्त शक्तियां भारत के विभिन्न भागों में बिखरी हुई थीं। जैसे गुर्जर प्रतिहार, ये हमें राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चंदेल, जो मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में प्रभावशाली थे। तोमर, दिल्ली के क्षेत्रों में। चालुक्य, गुजरात में। चौहान, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। परमार, कलचुरी, ये भी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में। और पालवंश, जो बंगाल में शक्तिशाली थे। इसी प्रकार उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में चालुक्य, चोल और पांड्य। तो इस समय इनके अतिरिक्त इस समय और भी कई ऐसी शक्तियां थीं जो अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए या प्रभावशाली बनाने के लिए संघर्षशील थी। उनकी इस संघर्षरत व्यवस्था ने, इस संघर्षशीलता ने
विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने का एक अवसर प्रदान किया और इन परिस्थितियों में ये विभिन्न राजवंश सम्मिलित रूप से बाहरी शक्ति का विरोध करने के स्थान पर आपस में ही संघर्ष करते रहे। इस कारण इन विदेशी शक्तियों को भारत पर विजय पाने में अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। यद्यपि कुछ राजवंशों ने विरोध करने का प्रयास किया, परंतु संयुक्त शक्ति या सहयोग के कारण के अभाव में वे इन विदेशियों को पूर्ण रूप से रोक पाने में सफल नहीं हुए और अंततः भारत पर तुर्क आक्रमणकारियों का या तुर्क शासकों का प्रभाव स्थापित होने लगा। इस काल की दूसरी विशेषता है भूमध्यस्थों की का उदय। इस समय विकेंद्रीकरण की भावना काफ़ी अधिक बलवती थी, जिस कारण विभिन्न राजवंशों ने अपने क्षेत्रों में कई ऐसे वर्गों को उत्पत्ति होने का अवसर प्रदान किया गया जिनका जीवन पूर्ण रूप से भूमि पर निर्भर करता है। इन शासकों ने खुले हाथ से भूमि दान करना प्रारंभ किया और राजस्व वसूली के लिए ऐसे वर्गों की उत्पत्ति हुई या वर्गों को विकसित किया जो एक दूसरे पर निर्भर करते थे। यानी एक क्रमानुसार एक स्तर के बाद नए स्तर में भूमध्यस्थों का उदय हुआ। सभी एक दूसरे पर निर्भर करते थे और इनका कार्य किसानों से राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराना था। इसकी तीसरी विशेषता शिथिल अर्थव्यवस्था। शिथिल अर्थव्यवस्था का अर्थ है इस समय आर्थिक गतिविधियां शिथिल हो चुकी थी। विदेशी व्यापार पूर्ण रूप से ठप था। जो व्यापार हो रहा था वो आंतरिक तौर पर ही हो रहा था। इस कारण इसमें अधिक गतिशीलता देखने को नहीं मिलती है। सीमाओं पर, उत्तर पश्चिम सीमाओं पर अन्य राजवंशों के उदय के कारण जो व्यापार पश्चिमी देशों या मध्य एशिया के साथ होता था, वह व्यापार अब समाप्त हो चुका था। इस कारण इसमें गतिशीलता हमें देखने को नहीं मिलती है। आर्थिक संपन्नता हमें गुप्तकालीन व्यापार के बाद प्राप्त होती है। गुप्त काल में जो व्यापारिक गतिविधियां हुई, इसके कारण भारत को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उच्च वर्ग के पास काफ़ी अधिक मात्रा में धन एकत्रित हो गया था और ये सभी धन दान के रूप में मंदिरों में एकत्रित हो रहे थे। इस कारण इस काल में भारतीय धार्मिक केंद्र आर्थिक केंद्र के रूप में परिवर्तित होने लगे थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों का ध्यान इस ओर मंदिर की ओर गया और मंदिर उनके आक्रमण का प्रथम शिकार हुए। इसी प्रकार इस काल में कृषि पर दबाव हुआ। सामंती व्यवस्था के कारण कई किसानों ने कृषि कार्य को छोड़ दिया। जो कृषि कार्य कर रहे थे उन पर काफ़ी अधिक दबाव था। साथ ही सामंत वर्ग अपने खेतों को भी इन किसानों से जुतवाते थे और बिना किसी वेतन दिए उनसे कार्य करवाते थे। इस कारण किसान वर्ग इसमें अधिक रुचि नहीं लेता था। परिणाम स्वरूप कृषि पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता जो हम लोग आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे वो है जातीय प्रसार। जातीय प्रसार में हम देखेंगे कि परंपरागत 4 वर्ण के स्थान पर भारतीय समाज में कई सारे वर्णों की या उपजातियों की उत्पत्ति हुई, जिसने समाज को काफ़ी प्रभावित किया। सातवीं विशेषता क्षेत्र संस्कृति का विकास। क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ ही क्षेत्र संस्कृति का विकास हुआ। क्षेत्रीय शासकों ने अपने क्षेत्र के संस्कृति को प्रोत्साहन दिया, जिस कारण प्रत्येक क्षेत्र की विशेष संस्कृति का उदय हुआ, विकास हुआ। इसके सातवीं विशेषता है
सामंतवादी प्रभाव। सामंतवादी प्रभाव का कहने का अर्थ है कि इस समय सामंती व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी और प्रत्येक क्षेत्र में सामंतों का प्रभाव स्थापित होने लगा था, जिसके कारण राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र पे कई प्रभाव हमें देखने को मिले। कहने का अर्थ यही है कि पूर्व मध्यकालीन भारत पूर्ण रूप से विखंडित अवस्था में था। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक एवं धार्मिक रूप से एकरूपता का पूर्णतः अभाव इस काल में देखा गया। प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशेषता के कारण अपना अलग महत्व रखता था और सार्वभौमिक शक्ति के अभाव के कारण भारत को इस काल में विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा और कालांतर में भारत में विदेशी शासन स्थापित हुआ। अब हम लोग बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन समाज के उन पक्षों की जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें हमारा सर्वप्रथम है परिवार, द्वितीय वर्ण व्यवस्था, तृतीय जातियों का उपविभाजन, चतुर्थ स्त्रियों की दशा एवं विवाह। इन सभी 5 पक्षों का हम लोग आगे विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्व मध्यकालीन भारत में इन सभी पक्षों की क्या विशेषता थी जिसने सामाजिक परिवेश को प्रभावित किया या सामाजिक परिवेश में अपना योगदान दिया। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन समाज में परिवार की स्थिति। परिवार के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल के पूर्व से ही प्राचीन काल से ही भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली की व्यवस्था थी, जिसमें बुजुर्ग से लेकर पिता, माता पिता, बालक, वृद्ध, सेवक आदि व्यक्ति सम्मिलित होते थे और जिसमें परिवार का वयोवृद्ध परिवार का मुखिया होता था और उसकी आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था। यह व्यवस्था पूर्व मध्यकालीन में भी चलती रही। इस काल के स्मृतिकारों ने लिखा है कि संयुक्त परिवार की सफलता का आधार दूसरों के लिए त्याग की भावना थी। इसमें स्वार्थ के लिए समाज में स्थान न था। परिवार के प्रत्येक सदस्य के सुख के प्रति ध्यान दिया जाता था। पंच महायज्ञों के द्वारा वे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। कालांतर जब व्यक्तियों में परोपकार की भावना समाप्त हो गई तो परिवार में कलह होने लगी और परिवार के नाम की संस्था की उपयोगिता समाप्त होने लगी। यहाँ पर एक शब्द कहा गया है, एक वाक्य आया है कि कालांतर जब व्यक्तियों में परोपकार की भावना समाप्त होने लगी। तो यहाँ पर ये कहना है कि पूर्व मध्यकालीन आते आते व्यक्तिवादी भावनाओं का विकास होने लगा और परिवार की जो संयुक्त प्रथा व्यवस्था थी उसमें अब दरार पड़ने लगी। परिवार नामक संस्था अब टूटने लगी थी और उसके स्थान पर एकल पारिवारिक व्यवस्था स्थापित होने लगी थी, परंतु एकल पारिवारिक व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई थी और समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली पूर्व की भांति चली आ रही थी। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि इस काल में व्यक्तिवादी भावनाओं के कारण परिवार में ऐसे सदस्य अब आने लगे थे या ऐसे सदस्य की उत्पत्ति हुई थी सामाजिक प्रभाव के कारण, जो अब बिना कार्य किए अपने जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें इस बात का आश्वासन था कि यदि वे कार्य नहीं भी करते हैं तो उनका जीवन यापन चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि समाज में परिवार में कुछ ऐसे व्यक्तियों का उदय हुआ जो आलसी प्रवृत्ति के थे, निकम्मे प्रवृत्ति के थे, जो बिना किसी कार्य के अपना जीवन यापन चलाने के लिए तत्पर हुए। यहाँ पूर्व मध्यकालीन समाज में परिवार की व्यवस्था वही रही, परंतु कुछ परिवर्तन इसमें देखे गए। ऐसे व्यक्तिवादी भावनाओं के कारण पारिवारिक व्यवस्था या संयुक्त परिवार की प्रणाली बिखरने लगी थी। दूसरी व्यवस्था पूर्व मध्यकालीन भारत की समाज की वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था 700 ईस्वी के लगभग वर्ण और जाति को एक समान माना जाने लगा, अर्थात वर्ण का अर्थ यहाँ पर
जन्म से लिया जाने लगा, अर्थात जन्म के अनुसार वर्ण की गणना की जाने लगी। किंतु यहाँ पर इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म या गुणों की अवहेलना की गई, उस सिद्धांत की उपेक्षा की गई। यहाँ पर सिर्फ एक चीज याद ध्यान रखना है कि ब्राह्मण वर्ग में ही जन्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया, क्योंकि ब्राह्मण अगर किसी अन्य व्यवसाय को भी करता था तो उसे ब्राह्मण ही माना जाता था, चाहे वह शासक के रूप में हो, चाहे वह व्यापारी के रूप में हो, परंतु वह ब्राह्मण ही कहलाता था। उसका मुख्य कार्य विद्या अध्ययन करना और विद्या का दान करना था। परंतु गुण और कर्म का भी यहाँ महत्व दिया गया है। जैसे हरिश्चंद्र प्रतिहार जो शासक था वो ब्राह्मण था, किंतु उसने शासक होने के कारण कर्म क्षत्रिय के अनुरूप था और उसने क्षत्रिय कन्या से विवाह किया। इसी प्रकार कवि राजशेखर ब्राह्मण था, परंतु उसने चौहान राजकुमारी अवंती सुंदरी से विवाह किया, जो उसी के साथ विदुषी थी। यहाँ पर गुण को महत्व दिया गया और गुण के कारण ही ब्राह्मण पुरुष का क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह हो पाया। तो यहाँ ब्राह्मणों में इस काल में ब्राह्मणों में जन्म को आधार माना गया। गुण के अनुसार भी वर्ण निर्धारण होता था, मगर ब्राह्मण के संदर्भ में जन्म को आधार माना गया। जहाँ तक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ण के बारे में है, तो क्षत्रिय के संदर्भ में कर्म को आधार माना गया और इस काल में जो व्यक्ति गुण और कर्म के अनुसार जैसा कार्य करता था उसे उस वर्ण में रखा जाने लगा। जैसे अभी कोई क्षत्रिय व्यापार करता है तो उसे वैश्य माना गया, यदि कोई क्षत्रिय शासन करता है तो वो क्षत्रिय ही था। यदि कोई क्षत्रिय वर्ण शूद्र वाले कार्य करता है तो उसे शूद्र के रूप में देखा गया, यद्यपि उसकी वास्तविक वर्ण क्षत्रिय थी, पर उसे शूद्र के समान या वैश्य के समान देखा जाने लगा। इसी तरह वैश्य व्यापार या क्षत्रिय कर्म करता है तो क्षत्रिय रूप में देखा जाने लगा। इसी प्रकार शूद्र के साथ भी शूद्र अगर शासन करता है या प्रशासनिक कार्य करता है तो क्षत्रिय के रूप में देखा जाने लगा। उदाहरण के लिए हम लोग सिंध के शासक को देख सकते हैं जो शूद्र थे, मगर उन्होंने शासक के रूप में शासन किया। यहाँ पर इस काल में इस समाज में कुछ ये विशेषता थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने गुण के अनुसार कोई व्यवसाय करता है या कोई कार्य करता है तो उसे उसी के कार्य के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण किया जाता था। सिंध के बारे में सिंध के शासकों के संबंध में यह संदर्भ काफी हद तक सही होता है। तो वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में ही कहा सकता है कि पूर्व मध्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म भी था और कर्म भी था। जन्म मुख्य रूप से ब्राह्मणों के संदर्भ में सटीक बैठता है। क्षत्रिय के संबंध में कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया और जहाँ तक वैश्य एवं शूद्र वर्ण के बारे में है तो उनके संदर्भ में कर्म को भी स्वीकार किया गया, यद्यपि उनमें जन्म को अधिक स्वीकार किया गया कर्म की तुलना में। हम लोग बात करेंगे उपजातियों का विभाजन के बारे में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कायस्थ, अंत्यज, मलेच्छ, खत्री, जाट, संकीर्ण आदि जातियों के बारे में है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्राह्मणों के बारे में। ब्राह्मणों की कई उपजातियां इस काल में देखी गई, इनके उपजातियों देखी गई जिनका आधार था प्रदेश, विदेश गमन, तुर्क संपर्क, सैद्धांतिक मतभेद। अर्थात प्रदेश के आधार पर, विदेश गमन के आधार पर, तुर्क संपर्क और सैद्धांतिक मतभेद के कारण वो कई उपजातियां का उदय हुआ ब्राह्मणों में। प्रदेश के आधार पर जैसे पंचकौड़, पुष्कर, शकदेव ब्राह्मणों का उदय हुआ। इसी प्रकार क्षत्रिय के बारे में देखते हैं तो क्षत्रिय इस समय राजपूत, ब्रह्मक्षत्र और क्षत्रिय का वर्णन हमें तत्कालीन साहित्य स्मृति से प्राप्त होता है। राजपूत में वे सभी शासक आते हैं जो इस समय
क्षत्रिय के रूप में जाने जाते थे और जिन्होंने अपने वंश को सूर्यवंश या चंद्रवंश के साथ स्थापित करने का प्रयास किया और अपने वंश को प्राचीनतम दिखाने का प्रयास किया। इसी प्रकार इस समय कई ऐसे ब्राह्मण थे जो क्षत्रिय कार्य कर रहे थे, तो उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाना गया। ऐसे शासकों में कामरूप, उज्जैन, कन्नौज, काबुल, पंजाब एवं कश्मीर के शासक थे। इसी प्रकार इस काल में सत क्षत्रिय का भी वर्णन मिलता है, जो प्राचीन क्षत्रिय थे जिनका संबंध प्राचीन कालीन क्षत्रियों से था और उनकी समाज में काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा थी। साथ ही इसमें हम देखते हैं वैश्य के कारण भी कई सारे तत्कालीन परिस्थितियों में कई सारे वैश्यों का वर्ग स्थापित हुआ। घरघट, प्रागवट, श्रीमाल, यानी इस काल में वैश्यों के विभाजन का आधार भी प्रादेशिक था, परंतु इस काल में व्यापारियों को कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, जैसे वे नमक, दूध, लाख, चमड़ा, मांस, नील, विष, अस्त्र अथवा मूर्ति बेचने का अधिकार न था। यानी वैश्यों में कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके कारण वे दूसरे व्यापार नहीं कर सकते थे, जिससे कि उनकी वर्ण प्रतिष्ठा बनी रह सकती थी। इसके बाद आते हैं शूद्र में। शूद्र सिद्धांत वर्ण सिद्धांत पर आधारित था। स्कंद पुराण में 18 उपजातियों का उल्लेख मिलता है। इनमें है शिल्पी, नर्तक, बढ़ई, कुमार, चित्रक, सूत्रक, धोबी, गच्छक, चुलाहा, तेली, बाजेवाला, कौलिक और अनामिक। साथ ही इसमें माली, संतराश, शराब निर्माता, सुनार, नाई, दर्जी, कहार, लोहार आदि को भी शूद्र में गिना गया। शूद्रों को इस काल में वेद पढ़ने, यज्ञ करने, क्षत्रिय या वैश्य से संबंध रखने तथा उच्च जाति के आसन पर बैठने का अधिकार नहीं था। चूंकि इस समय उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था, उनकी अपनी श्रेणी का गठन हो गया था, इस कारण अब वे अपने श्रेणी में या सजातीय में वैवाहिक और खानपान का संबंध रख सकते थे। आर्थिक हित में सुधार हुआ था। कुछ शूद्र ऐसे भी थे जिन्हें उच्च पदों पर आसीन किया गया था, अर्थात शूद्र वर्ण अन्य कार्य के साथ साथ कुछ प्रशासनिक कार्य भी कर सकता था, परंतु ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। इसके बाद आता है कायस्थ। कायस्थ गुप्त कालीन लेखक थे, जिनकी 9वीं शताब्दी में उपजातियों में जैसे गौड़, माथुर, सक्सेना आदि में वे विभाजित होने लगे थे। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विशेष वर्णन प्राप्त नहीं है। कई विभिन्न स्मृतिकारों ने तत्कालीन स्मृतिकारों ने इनकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विचार रखे हैं। इसका इनके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, परंतु ये 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य तक जाति के रूप में संगठित होने लगे थे। अंत्यंश का अर्थ है अंत्य जाति, यानी अन्य जाति जो चारों वर्ण के अतिरिक्त जिनकी गणना की जाती थी और जिनका जीवन स्तर अन्य 4 वर्णों से निम्न स्तर का था। इसके अंतर्गत तत्कालीन साहित्यकारों ने बाधिक, चमार, वरुण, मेड़ो, भील, चांडाल, डोम, सुअर पालने वालों और मछुआरों को रखा। इनके जीवन में धर्म, अर्थ और काम का महत्व नहीं था। ये गांव व शहर से बाहर रहते थे। अलग अलग श्रेणियां इनकी बनी हुई थी। आर्थिक स्थिति इनकी सामान्य थी, बहुत अच्छी नहीं में सामान्य थी। साथ ही इसमें आदिम जातियों को भी सबर, भील, किरात, पुलिंद आदि को निम्न संस्कृति स्तर के कारण अंत्यंश की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि उन्होंने आर्य संस्कृति को स्वीकार नहीं किया गया था, इसीलिए इन्हें शुद्ध अंत्यंश की श्रेणी में रखा गया। साथ ही यहाँ यह बात ध्यान रखना है कि चंडाल जो थे उन्हें काफ़ी निम्न श्रेणी में रखा गया था। वे जब बस्ती या शहर में प्रवेश करते थे तो वे अपने हाथों में डंडा रखते थे और उन्हें पीट कर यह संकेत करते थे कि वे अब आने वाले हैं, सभी लोग अपने रास्ते से हट जाएं, क्योंकि तत्कालीन समाज में चंडालों का छाया पड़ना भी अशुभ माना जाता था। यानी इस समय में छुआछूत जैसी प्रथा का विकास हो चुका था समाज में। इसके बाद आता है मलेच्छ। मलेच्छ देख सकते हैं विदेशी थे, जिसमें शक यानी हून, और विदेशी में जो आदिम जनजाति थी उनको रखा गया था। इनके बारे में कहा गया है कि ये पापी है, भयावह है, कठोर, निर्दयी, शराब पीने वाले, गाली देने वाले, गौहत्या करने वाले और अस्पृश्य यानी छुआछूत, यानी इनको छूना नहीं है। इसके बाद आता है खत्री। खत्री उत्पत्ति संभवतः क्षत्रिय पिता एवं ब्राह्मण माता से हुआ था।
पंजाब में इनकी काफ़ी अधिक संख्या देखी गई है और ये व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक कार्य करते थे। इसके बाद जाट उत्पत्ति संबंधी इनके मतभेद हैं। लगभग ईस्वी 1000 ईस्वी के आसपास ये पंजाब आए सिंध से और पशुचारी या खेती करने लगे। संकीर्ण जातियों में आंध्र, अम्बष्ट, अभीर, पुलिंद, खस, उग्र आदि को रखा गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म प्रतिलोम विवाह के कारण हुआ था। चूंकि तत्कालीन स्मृतिकारों ने 4 वर्णों को अधिक मान्यता प्रदान की है और आवश्यकता अनुसार वर्णों का निर्धारण किया है। इस कारण क्योंकि आंध्र, अम्बष्ट आदि पूर्व प्राचीन कालीन जातियां थी, परंतु वर्तमान परिस्थिति में उनका कोई विशेष महत्व नहीं रह गया था। इस कारण तत्कालीन स्मृतिकारों ने इन जातियों को संकीर्ण जातियों में रखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्त्रियों की दशा। तो इस काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, सम्मानजनक स्थान था, शिक्षा, नृत्य और कला उन्हें दी जाती थी। कम उम्र में विवाह के कारण उन्हें शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था। इस समय में जौहर प्रथा भी प्रचलित थी, सती प्रथा प्रचलित थी। जौहर प्रथा और सती प्रथा में अंतर यही है कि जौहर प्रथा में महिलाएं पति के जीवित रहते ही आग में अपने प्राणों को उत्सर्ग करती थी। इसका कारण यह था कि वे विदेशियों के हाथों में आने से या उनके द्वारा बेइज्जत होने से बेहतर अपने आप को समाप्त करना समझते थे। इस कारण वे जौहर करती थी। और सती प्रथा के अंतर्गत पति की मृत्यु के साथ ही चिता में पत्नी को बैठा दिया जाता था, उसे जला दिया जाता था। इस काल में पर्दा प्रथा प्रचलित हो गई थी। विधवाओं के प्रति घृणा दृष्टि रखी जाने लगी थी। उन्हें घृणा की दृष्टि देकर उन्हें अशुभ कार्य में उनको देखा जाना अशुभ माना जाता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उनके सर के बाल काट दिए जाते थे और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जाता था। इस काल में कई ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया। इसमें चालुक्य वंशी विजय भट्टारिका जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया, रानी सुगंधा, रानी सूर्यमती, रानी दिंदा जो कश्मीर की शासिका थी और शासक के कमजोर होने पर उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। रानी वल्लभ देव ये अलूप वंश कर्नाटक की रानी थी जिन्होंने लगभग 14 वर्षों तक अपने राज्य का शासन चलाया। रानी रुद्रम्बा काकतीय वंश की राजकुमारी जिन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन प्रबंध अपने हाथ में रखा और वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसके बाद नाम आता है भारती जो मंडन मिश्र की पत्नी थी और जिन्होंने प्रसिद्ध शंकराचार्य को वाद विवाद शस्त्रार्थ में पराजित किया था। इसके साथ ही गुजरात की कवयित्री देवी अवंती सुंदरी जो कवि राजशेखर की पत्नी थी, जो उनकी के समान काफ़ी अच्छी कविता भी करती थी और काफ़ी अच्छी विदुषी भी थी। इस समय महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार भी प्राप्त थे। तत्कालीन स्मृतिकारों ने महिलाओं को कई सारे अधिकार देने का समर्थन किया है। उनके अनुसार विधवा को पति या पिता की संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। पिता के जीवित रहते हुए अगर संपत्ति का बंटवारा होता है तो पुत्री को भी संपत्ति पे हिस्सा मिलना चाहिए। अब बात करते हैं विवाह की। इस काल में कई सारे विवाहें प्रचलित थी। इसमें प्रथम जो 8 विवाह है ये प्राचीन काल में प्रचलित थी, जिनमें ब्रह्मदेव और प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच ये हमें प्राचीन कालीन ग्रंथों में मिलता है, जिसमें प्रथम चार को स्वीकार योग्य माना गया है, जबकि शेष 4 को अस्वीकार माना गया है। यानी ये अनार्य वैवाहिक संबंध से समझा जाता था। इस काल में कुछ अन्य वैवाहिक प्रकार भी प्रचलित थे, जिसमें संविदात्मक मतलब कुछ शर्तों के अनुसार वैवाहिक संबंध स्थापित होते और शर्त के समाप्त होने पर वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते थे। स्वयंवर जिसमें राजकुमारियों को अपने पति चुनने का पूरा अधिकार था। अंतरजातीय विवाह अर्थात ब्राह्मण वर और क्षत्रिय कन्या या उच्च वर्ण का वर और निम्न वर्ग की कन्या इसमें विवाह होता था। एक अनुलोम विवाह
अनुलोम विवाह हम लोग अंतरजातीय विवाह का देख सकते हैं, इसमें उच्च वर्ण के वर और निम्न वर्ग की कन्याएं होती थी। प्रतिलोम विवाह, इस समय में प्रतिलोम विवाह बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसका कारण यही है कि निम्न वर्ग का वर्ण को उच्च वर्ग की कन्या के साथ विवाह करने का अधिकार नहीं था। भले ही उच्च वर्ण के वर निम्न वर्ग की कन्या के साथ विवाह कर सकता था। प्रतिलोम विवाह का इस काल में विरोध किया गया। इसके कुछ और विवाह के प्रकार देखने को मिलते हैं। इसमें है बहरी विवाह यानी सपिंड विवाह और गोत्र विवाह। सपिंड विवाह मतलब अपने पिंड में ही विवाह करना, अपने ही माता पिता के कुछ पीढ़ी को छोड़कर उस परिवार में विवाह करना। गोत्र विवाह मतलब एक ही गोत्र में विवाह करना, जिसे कुछ समाज कहीं पर स्वीकार भी किया गया, कहीं पर स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद आता है बहुपत्नी प्रथा, यानी कई शासक, एक व्यक्ति कई पत्नी। ये विशेषकर राज परिवारों में प्रचलित था और साधारण वर्ग में साधारणतया एकल पत्नी प्रथा ही प्रचलित थी। बहुपतित्व प्रथा ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसका उदाहरण हमें सिर्फ महाभारत में देखने को मिलता है। तत्कालीन पूर्व मध्यकालीन समाज में इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा का अर्थ है पति की मृत्यु के पश्चात यदि कोई पत्नी संतानहीन रहती है तो उसे अपने परिवार के किसी पुरुष के साथ या अपने देवर के साथ संबंध बनाकर पुत्र उत्पन्न करने की अनुमति दी गई थी और पुत्र उत्पन्न होने के बाद ये संबंध समाप्त हो जाते थे। विधवा विवाह, विधवा विवाह इस काल में बहुत ही कम देखने को मिले। यद्यपि साहित्यकारों ने, स्मृतिकारों ने विधवा विवाह का समर्थन किया है, परंतु इसके उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है विवाह विच्छेद। इस काल के स्मृतिकारों ने विवाह विच्छेद को भी स्वीकार किया है। उनके अनुसार यदि कोई पुरुष अयोग्य है, उसमें अपने वैवाहिक जीवन को चला पाने में असमर्थ है, तो वह ऐसी स्थिति में स्त्री को यह अधिकार था कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह विच्छेद कर ले। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के चरित्र गलत पाया जाता है या उसमें कुछ कुव्यसनी पाए जाते हैं, तो यह पति का अधिकार था कि वह ऐसे पत्नी को त्याग दे और विवाह विच्छेद के द्वारा उससे मुक्ति प्राप्त कर ले। इस पर हम देखते हैं कि इस काल में पूर्व मध्यकालीन समाज में कई सारी व्यवस्थाएं थी, कई सारे ऐसे पक्ष थे जिन्होंने जो पूर्व काल की तुलना में परिवर्तित हुए और जिसने आने वाले समाज के लिए एक नई व्यवस्था का निर्माण किया। कालांतर में विदेशी शासन के दौरान ये सामाजिक व्यवस्थाएं उनके परंपराओं या उनके सिद्धांतों से प्रभावित होती रही और भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की। तो छात्रों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा और आपकी परीक्षा में इससे काफ़ी सहायता प्राप्त होगी।